हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे आपका मिनरल रिसोर्सेज ईवीएस का चैप्टर सेकंड, जिसमें हम फॉरेस्ट पहले पढ़ चुके हैं सारा का सारा। तो आज हमने जो करना है वो है आपका टॉपिक मिनरल रिसोर्सेज। तो पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था माइनिंग के बारे में। माइनिंग क्या होता है, आपके मिनरल्स को निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज़ की जाती है उसे हम माइनिंग बोलते हैं। माइनिंग यानी खोदना एक तरीके से। तो जो नेचुरली अकरिंग आपके इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो भी हैं आपके, जिनकी हमें ज़रूरत होती है, वो मिनरल्स हम माइनिंग से निकालते हैं। तो वो क्या होते हैं, हमारे मिनरल रिसोर्सेज होते हैं। और जो हमारा भारत देश है ये बहुत रिच होता है मिनरल रिसोर्सेज में। तो जो आपकी डेफिनेशन हुई मिनरल्स की वो किस तरह से है। मिनरल्स आर सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड आफ्टर माइनिंग। मिनरल्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज नेचुरल अकरिंग इनऑर्गेनिक crystalline solid having a definite chemical composition and characteristics, physical property. These are usually formed by inorganic process. तो देखो, नेचुरली अकरिंग का मतलब आपको पता है जो कि प्राकृतिक तरीके से हमें उपलब्ध होती हैं चीज़ें। और इनऑर्गेनिक आपका एक तरीके से ये एक साइंस की ब्रांच होती है, जैसे ऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक होती है, फिजिकल होती है। तो उसके संबंध में यहाँ पर इनऑर्गेनिक मिनरल्स के लिए यूज़ होता है, एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, बस ऊपर ऊपर से एक बार टर्म्स का मतलब ज़रूर बताऊंगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके वो होते हैं जिनकी एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे कि आपके एलिमेंट्स होते हैं ना, CHO, ये आपने अभी थोड़े दिन पहले पढ़े थे, ये होता है कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, इस तरह से नाइट्रोजन, इस तरह से सल्फर। ये जो आपकी चीज़ें होती हैं इनकी एक डेफिनेट अमाउंट होती है। कंपोजिशन का मतलब क्या है, डेफिनेट अमाउंट होती है इनकी एक, और कुछ अपने आप में इनकी कुछ अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं आपके। तो मिनरल की ये डेफिनेशन आपकी इस तरह से डिफाइंड होती है। अब आपके टाइप्स होते हैं। मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इन मैनी वेज। दे कैन बी क्लासिफाइड बाय केमिकल कॉम्पोजिशन। फर्स्ट आपकी क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लस्टर एसेट्रा। बट ब्रॉडली अगर हमें उन्हें डिवाइड करना हो तो हम मेटालिक और नॉन मेटालिक में डिवाइड कर सकते हैं। मेटालिक में फर्दर जो डिवीजन आती है आपकी वो आती है आयरन कंटेनिंग और नॉन फेरस मिनरल्स लाइक विदाउट आयरन टाइप। तो पढ़ते हैं आपका पहला है आपका मेटालिक मिनरल्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, एक तरीके से ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, इम्प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं आपके, जिन्हें हम ओर्स बोलते हैं। ठीक है, जो आपके मेटालिक मिनरल्स जिस फॉर्म में पाए जाते हैं वो क्या है, आपकी इम्प्योर यानी अशुद्ध आपकी उसकी स्टेट है। और ये इनको क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। अब इन टर्म्स के भी मीनिंग बताती हूँ। जैसे लस्टरस का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर बहुत प्योर हिंदी में बात करूँ तो आभा होता है, बट नॉर्मल बात करूँ तो इसका मतलब होता है चमकना। तो चमकने की एक जो प्रॉपर्टी होती है किसी मेटलिक मिनरल की, तो उसको क्या बोलते हैं, लस्टीरियस। उसके बाद आती है मैलिएबल। इसका क्या मतलब होता है, मीन्स ये किसी भी शेप में आपकी ढाली जा सकती है बिना टूटे। डक्टाइल का मतलब होता है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। इनको इस तरह से हम खींच सकते हैं, लंबा कर सकते हैं और वायर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो आपके मेटालिक फेरस मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हैं, क्रोमेट, पायराइट एसेट्रा। और नॉन फेरस में कौन कौन से आते हैं, गोल्ड, सिल्वर, बॉक्साइट एसेट्रा। ये किस में पाई जाती है, आपकी इग्नियस रॉक्स में पाई जाती है विद क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसकी डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं। तो अब है आपका नॉन मेटालिक मिनरल्स। ये क्या होते हैं आपके, ये वो मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत डल होते हैं, ब्रिटल होते हैं और प्योर फॉर्म में मिलते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, हार्ड। तो ये इस तरह के नॉन मेटालिक मिनरल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये आपके कौन सी रॉक्स में पाए जाते हैं,
सेडिमेंटरी रॉक्स में या फिर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में पाई जाती है। एग्जाम्पल ग्रेवल, एस्बेस्टॉस, डायमंड, कॉल एसेट्रा। तो ये तो आपको दोनों के दोनों पता है, आप इन दोनों को याद कर लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हो। एक्सट्रैक्शन क्या होती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम अर्थ इज डन थ्रू माइनिंग। मतलब अर्थ में से माइनिंग करके जो आप मिनरल्स को निकालते हो, निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन। तो ये क्या होती है आपकी एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, जो कि किस पे डिपेंड करती है? लोकेशन ऑफ मिनरल्स। माइनिंग कैन बी सरफेस और सब सरफेस माइनिंग। तो अब सरफेस माइनिंग का क्या मतलब होता है? जब आपके मिनरल रिसोर्सेज सरफेस के बहुत पास प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें जो आपकी माइनिंग की जाती है वो आपकी सरफेस माइनिंग होती है। तो आपकी पहले क्या होता है इसमें? इट कैन बी क्वेरिंग। क्वेरिंग क्या है आपका? एक तरीके का ओपन पिट माइन होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे रॉक और मिनरल्स जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ओपन पिट माइनिंग। ये किससे रेफर करता है? जिस मेथड में आपका रिमूव ऑफ मिनरल्स किया जाता है अर्थ से बाय देयर रिमूवल फ्रॉम एन ओपन पिट। ओपन पिट्स में से जब हम रिमूव करते हैं मिनरल्स को तो उसको बोलते हैं ओपन पिट माइनिंग। स्ट्रिप माइनिंग में क्या होता है? दिस इज डन बाय रिमूविंग ऑल द सॉयल एंड रॉक्स दैट लाइज ऑन टॉप ऑफ द मिनरल। जैसे मान लो ये आपका मिनरल है, इसके टॉप पे आपके अगर रॉक्स और कुछ मिट्टी वगैरह है, तो इसको हटाने के बाद, रिमूव करने के बाद जो आपके माइनिंग आते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्राइप माइनिंग। अब आता है आपका सब सरफेस माइनिंग। ये मेथड कब आपका यूज़ किया जाता है? जब आपके मिनरल जो डिपॉजिट होते हैं वो अर्थ के काफ़ी अंदर होते हैं, डीप इन अर्थ होते हैं। तो जैसे कि ड्रिफ्ट माइनिंग, ये कैसे होता है? बाय कटिंग इनटू द साइड ऑफ अर्थ। एक तरीके से कटिंग की जाती है। तो ड्रिफ्ट माइंस एक तरीके से हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं मिनरल सीम में। अब सेकंड आता है आपका स्लोप माइनिंग। ये मेथड कैसे होता है आपका? बाय स्लोपिंग या शेफ्ट ट्रेवलिंग डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द मिनरल सीम। मतलब एक तरीके से खुदाई होती है डाउनवर्ड में। उसके बाद आता है आपका शेफ्ट माइन। जब हम किसी अंडरग्राउंड जगह पर माइनिंग करते हैं तो उसे बोलते हैं आपके शेफ्ट माइनिंग, विच इज़ वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड पैसेज वे होता है। मतलब गुफा की तरह से अंडरग्राउंड होगी ना, नीचे आपके ग्राउंड के नीचे, जैसे मान लो कोई गुफा वगैरह मिल जाए, वहाँ पर आपके कुछ पैसेज वे मिल जाए और वहाँ पर माइनिंग आपकी हो, तो उसको बोलते हैं शेफ्ट माइनिंग। अब है आपका इम्पोर्टेंट मिनरल्स एंड देयर यूजेस। मिनरल्स जो होते हैं हमारी इकोनॉमी का एक बैकबोन कहलाई जाती है, और ये जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, फाइनाइट रिसोर्सेज होते हैं, ये ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए इनका जो यूज़ है बहुत ध्यान से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्स जो कि फाइनाइट अमाउंट में प्रेजेंट है। इंडिया हैज़ डाइवर्स एंड सिग्निफिकेंट मिनरल रिसोर्सेज। आउट ऑफ 89 मिनरल्स 11 आर मेटेलिक विद आयरन। 52 हमारे क्या है? नॉन फेरस मेटेलिक। 22 माइनर है। 4 जो है वो मिनरल फ्यूल है। तो एक तरीके से इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है मिका का, और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल एंड इग्नाइट का। तो एक तरीके से हमारी जो रैंक है वो टॉप प्रोड्यूसर्स में है। आयरन, और के बॉक्साइट, मैंगनीज एंड एल्यूमिनियम। द यूज ऑफ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आर गिवन इन द टेबल। तो ये आपके टेबल है, यहाँ पर आपके सीरियल नंबर के साथ मिनरल और उसके यूजेस दे रखे हैं। जैसे कि मेटालिक में दे रखा है आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, लेड, कॉपर, क्रोमियम, कोबाल्ट, गोल्ड, मोलिब्डेनम, टिन, टंगस्टन, टाइटेनियम एंड सिल्वर। तो यहाँ पर इसके यूजेस हैं। आपका आयरन स्टील या बिल्डिंग मटेरियल में आता है। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिकल वायर्स, यूटेंसिल्स और एयरक्राफ्ट में। निकल आपका यूज़ होता है एलॉयज़, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। लेड होता है बैटरीज और पेंट्स में। कॉपर आपका होता है एक तरीके से एलॉयज़ बनाने में। एलॉयज़ लाइक बॉटल आपके जैसे होती है ना, वो एलॉय होते हैं। बर्तन जो होते हैं वो भी। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में भी। क्रोमियम आपका मेटलर्जी में यूज़ होता है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है, जहाँ पर हमने एक तरीके से चलो डीप पे नहीं बताते हैं,
डीप में फिर आप वही है, दूसरी चीज़ें भी आपको पढ़नी है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। जब कोबाल्ट है, जितने याद होते हैं आप इनमें से चूज़ करके कर सकते हैं। कोबाल्ट है वो भी एलॉयज़ में और रेडियोग्राफी में आपकी, यानी एक तरीके से रेडियो एक्टिव जो होते हैं उनमें। और आपका गोल्ड किस में होता है ये तो आपको पता ही है, ज्वेलरी और इकोनॉमिक पर्पज से। मोलिब्डेनम जो होता है एलॉयज स्टील में होता है। टिन जो होता है केमिकल यूजेस में, या फिर टिन प्लेटिंग कहते हैं ना, टिन की एक प्लेट यहाँ पर कोटिंग हो रखी है एक तरीके से, तो उसमें जो ये होता है टिन जो बोला जाता है वो आपका मिनरल होता है। टंगस्टन आपका एलॉयज और इलेक्ट्रिकल बल्ब, जो आपके इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं ना, मान लो मैंने ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया, इसके अंदर आपका ये होता है ना किस तरह से, ये जो आपका होता है इसको फिलामेंट बोलते हैं। ये जो फिलामेंट होता है ना, ये जो बना होता है, ये किससे बना होता है, आपके टंगस्टन से बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कि 6th-7th क्लास में भी आता है। तो अब आपका आता है टाइटेनियम, जो कि एयरक्राफ्ट और एलॉयज में यूज़ होता है। सिल्वर एज यूजल ज्वेलरी, मॉनेटरी पर्पजेज से, एलॉयज और फोटोग्राफी में भी आपका सिल्वर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका यूरेनियम, प्लेटिनम और जिंक। प्लेटिनम आपने अगर सुना हो तो ये भी ज्वेलरी में भी आपका यूज़ होता है, और ये ऑटोमोबाइल, कैटालिटिक कन्वर्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में, इनमें भी यूज़ होता है आपका। उसके बाद यूरेनियम जो है आपका न्यूक्लियर बॉम्ब्स में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होता है, क्योंकि जो आपका यूरेनियम है ना, ये एक तरीके से क्या करता है, चेन रिएक्शन में यूज़ होता है आपका। चेन रिएक्शन से क्या होता है आपका, बॉम्ब में यूज़ होती है ये चेन रिएक्शंस। उसके बाद जिंक जो है गैल्वेनाइजेशन में यूज़ होता है। उसके बाद आपके कुछ नॉन मेटालिक आते हैं, सिलिका, एवेस्टॉस, फाल्सिफर, लाइमस्टोन, फॉस्फेट, सॉल्ट, डायमंड, ग्रेफाइट, कॉल, मेका। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट करते हैं। तो जैसे कि आपका जो लाइमस्टोन होता है ये कहाँ यूज़ होता है, बिल्डिंग मटेरियल में आपका यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में, सीमेंट इंडस्ट्री में भी आपका यूज़ होता है। उसके बाद आता है आपका फर्टिलाइज़र और केमिकल्स में आपको फॉस्फेट यूज़ होता है। सॉल्ट आपका केमिकल में, जो हम नदी से जैसे इवेपोरेशन करके जो नमक हमें मिलता है वो उस सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद जो डायमंड आता है ये भी आपको नॉन मेटालिक होता है, जो कि ज्वेलरी में आपका या फिर कटिंग मटेरियल में भी होता है, जो कि हार्डेस्ट आपका एलिमेंट माना जाता है। इसके बाद ग्रेफाइट आता है आपका। ग्रेफाइट किस में होता है, पेंसिल में। अब ये जो पेंसिल में यूज़ कर रही हूँ, इसके आगे का जो ये ब्लैक वाला हिस्सा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपका ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका कोल बर्निंग में होता है। मिका वाटर प्रूफिंग या शॉक प्रूफिंग में यूज़ होता है। अब आपका आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्टिंग। अगर हम जैसे मिनरल रिसोर्सेज को हम निकालते हैं माइनिंग के थ्रू, ये एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि सोना, चांदी, ज्वेलरी की बात मैं अगर करूँ, या फिर मैं लोहे की, आयरन की बात करूँ, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कि हमारे घर में एल्यूमिनियम का भी बहुत यूज़ होता है। आजकल की जो डेकोरेशन टाइप में चल रही है, जैसे कि आपके गैलरी में वो होती है, क्या नाम है, ग्रिल्स होती है। ग्रिल आजकल किसकी बनने लगी है, एल्यूमिनियम की बनने लगी है। तो इस तरह से ये बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं मिनरल, ये हमारे डेली लाइफ में कह लो या फिर इकोनॉमिक पर्पज से कह लो, ये बहुत एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। और मिनरल रिसोर्सेज से ही किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक स्टेटस का हम पता लगा सकते हैं। तो हम कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखते हैं जब हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि आपका क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है आपके माइनिंग जो हम खुदाई करते हैं वो क्या करती है, मिट्टी को डिग्रेड कर देती है, उसके क्वालिटी को रिड्यूस कर देती है, और उसकी वजह से जो हमारा टॉप सॉइल पार्ट होता है, फर्टाइल पार्ट होता है, उसकी वेजिटेशन कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, जिससे हम उस पर एक तरीके से एग्रीकल्चर कुछ भी नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर पर्पस से वो वेस्ट है बिल्कुल। मोर ओवर आपका जो माइनिंग है वो क्या करता है, पिट डिप होल्स स्पॉइल करता है लैंड को। दिस डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ दैट एरिया। उसके बाद आता है आपका डिफॉरेस्टेशन। अगर हमने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है और वहाँ पर जंगल है, पेड़ पौधे हैं, वाइल्ड लाइफ आपके मौजूद है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके जंगल साफ़ करने पड़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन हमने करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से आपका क्या होता है, पूरा का पूरा जंगल ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या है, आपका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है।
अब देखिए किसी जगह पे अगर खुदाई होगी, बहुत ज़्यादा खुदाई होगी आपकी, तो उससे क्या हो सकता है, आपकी लैंडस्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, मिनरल्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इतनी खुदाई करते हैं तो कई बार क्या हो जाता है, लैंड स्लाइड हो जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपके डिस्ट्रक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है आपका एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। तो माइनिंग जब हम खुदाई करेंगे तो क्या होगा, धूल मिट्टी बहुत सारा पोल्यूशन होगा, जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज निकलेंगे उनको साफ़ करने के लिए हमें बहुत सारा पानी वगैरह चाहिएगा, केमिकल्स का यूज़ होगा। तो एक तरीके से क्या होगा, एक मिनरल की माइनिंग के लिए बहुत सारा पोल्यूशन भी इन्वायरमेंट में आपका क्रिएट हो जाता है। वाटर पोल्यूशन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिनरल एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में आपका वाटर भी पोल्यूट होता है। पोल्यूट द सरफेस वाटर एज वेल एज ग्राउंड वाटर, क्योंकि देखो जैसे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो जो आपके थल के नीचे जो आपका पानी मौजूद होता है, इकट्ठा होता है आपके गर्भ में, तो क्या होता है, अगर हमने खुदाई कर दी तो आपका जो पानी है, ऊपर की गंदगी वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो उस वाटर में जाएंगी और वो सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। लैंडस्केप पोल्यूशन, ये भी आपको मैं बता चुकी, जितनी माइनिंग करोगे उतनी धूल मिट्टी उड़ेगी, फर्टाइल सॉइल ख़राब हो जाएगी, डिफोरेस्टेशन हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन ही हो गया तो लैंडस्केप पोल्यूशन तो अपने आप ही हो गया। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उस जगह पर डिफोरेस्टेशन करने के बाद जो भी वहाँ पर लोग रहते होंगे या फिर जानवर रहते होंगे, वाइल्ड लाइफ रहती होगी, वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, जो कि एट द लास्ट इकोलॉजिकल बैलेंस को भी डिस्टर्ब करती है हमारे। ठीक है, तो ये क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी एक नेगेटिव इफेक्ट है माइनिंग का हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट पे। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑन ट्राइबल पीपल, जो लोग हमारे फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे कि आदिवासी वगैरह जो लोग हैं, वो हमारे अभी तक ट्राइब वाले लोग फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, उनकी भी लाइफ जो है ख़राब होती है अगर हम वहाँ पर जाकर फॉरेस्ट की बिल्कुल सफाई कर देते हैं, फॉरेस्ट की मतलब काट देते हैं, उनको डिफोरेस्टेशन कर देते हैं, तो उनकी लाइफ हैबिटेट है वो भी बहुत सफ़र होता है, जिससे कि हमारे जो एक तरीके से इन्वायरमेंट में डस्ट वगैरह क्रिएट होती है, पोल्यूशन क्रिएट होता है, लैंड वाटर एयर सारे के सारे एक तरीके से पोल्यूशन क्रिएट हो जाते हैं अगर आप सिर्फ एक माइनिंग करते हो तो। इसके बाद आते हैं आपके ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स, जैसे कि हम जानते हैं माइनिंग ऑपरेशंस बहुत हार्मफुल होते हैं एक पर्सन के लिए, जो वहाँ पर मान लो कुछ लोग हैं जो वहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं, उनके खुद के लिए कितने ज़्यादा एक तरीके से हैज़ार्डियस होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो नॉर्मली वो किस चीज़ से सफ़र करते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से, क्योंकि हवा में धूल के कण इतने ज़्यादा मौजूद हो जाते, इतने ज़्यादा प्रेजेंट हो जाते हैं कि हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। धूल मिट्टी वाली जगहों पर वैसे ही हमें सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। इसके बाद स्किन एलर्जीज़, क्योंकि अब डस्ट पार्टिकल्स है, गंदे हो गए और हमें गंदगी में रहना पड़ेगा, तो स्किन की एलर्जीज होना भी आपका लाजमी है। वो आँखों में जा सकता है, आपके लंग्स में जा सकता है और कहीं पर भी जा सकता है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, स्किन पर या फिर आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। कंट्रोल मेजर्स, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ए जूडियस approach has to be evolved for utilization of minerals. Strict environmental and rehabilitation codes are to be followed. मतलब एक तरीके से रूल्स बनाने चाहिए, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल कोड्स होने चाहिए, अ विजिलेंट मॉनिटरिंग ऑफ ऑल ऑपरेशंस इज़ नेसेसरी। जो जो हमारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं माइनिंग के टाइम पे, तो वो भी हमें टाइम टू टाइम मॉनिटर करनी चाहिए, मतलब उन पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए। आफ्टर माइनिंग इट शुड बी एंश्योर्ड दैट लैंड इज़ रिक्लेम्ड बाय प्लांटिंग ट्रीज एक्सेट्रा। तो माइनिंग होने के बाद ये भी हमें होना चाहिए कि उसी जगह पर दोबारा से उस मिट्टी को ठीक कर कर उसे फर्टाइल बनाया जाए और उस पर प्लांटिंग दोबारा से की जाए। जो हमारी अबेंडेंड माइनिंग साइट्स हैं उनको दोबारा हम एक तरीके से रिहैबिटेट करें, ये भी हमारा एक कंट्रोल मेजर्स में पॉइंट होना चाहिए।
माइनिंग ऑपरेशंस में आपका इकोलॉजिकल फ्रेजाइल अगर ज़्यादा हो रहा है, इकोलॉजिकल फ्रेजाइल या फिर बायोलॉजिकल रिच एरियाज हमारे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो उनको आपको परमिशन नहीं देनी चाहिए। तो इस तरह के ये आपके बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वाटर रिसोर्सेज। हमारे पृथ्वी पर जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है उसके लिए वाटर एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है, एसेंशियल सोर्स माना जाता है जीने के लिए। इसके बगैर हमारा जो बायोस्फीयर है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। हमारा बायोस्फीयर किस किस से बना होता है आपका? लिथोस्फीयर से, एटमॉस्फेयर से और हाइड्रोस्फीयर से। तो ये आपका क्या है, जब तीनों जहाँ पर मिलते हैं वो क्या होता है आपका बायोस्फीयर। तो इसके बगैर आपका बायोस्फीयर नहीं एग्जिस्ट कर सकता। और एक तरीके से हमारा जो प्लेनेट है, अर्थ प्लेनेट है, इसको हम वाटर प्लेनेट या फिर ब्लू प्लेनेट भी कहकर पुकारते हैं या फिर इनको नेम दिया जाता है। वो किस लिए? क्योंकि आपका 71% जो सरफेस है अर्थ का वो किस पे होता है? आपका वाटर से कवर्ड होता है। जो हमारा वाटर होता है ये अर्थ पर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड जैसे आइस के ग्लेशियर्स होते हैं आपके, वो उसमें भी करता है। लिक्विड जैसे कि नदियाँ आपकी हो गई, सागर हो गए। गैसेस फॉर्म में होता है जैसे कि आपके वाटर वेपर्स। हमारी जो एयर है, हमारी एयर में भी वाटर कंटेंट्स होते हैं। क्योंकि जैसे बारिश का मौसम होता है तो आपको क्या महसूस होता है कि आपका मतलब आपको चिपचिपा सा महसूस होता है, गर्मी लगती है और आपका क्या फील होता है? जैसे कि आपको मॉइस्चर बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो, पसीना आने लग जाता है। तो ये क्या होता है आपका एक तरीके से एयर के अंदर जो आपके वाटर कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको वाटर वेपर बोलते हैं। तो जहाँ पर वाटर होता है तो उसके कुछ आपके यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि ओशन, रिवर, क्लाउड्स एंड रेन से भी हमें वाटर मिल सकता है। अब आती है आपकी हाइड्रोलॉजिक साइकिल। अगर मैं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की बात करूं कि आपके वाटर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है, तो आपको पता है कि इसको H2O बोलते हैं। साइंस के स्टूडेंट्स तो पता उनको तो पता होता है, तो आपको बता रही हूँ। इसमें क्या होता है आपका वाटर को हम H2O भी बोलते हैं, ये इसका केमिकल नेम है। और इसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन के होते हैं और एक आपका किसका होता है? ऑक्सीजन का प्रेजेंट होता है। तो वाटर के अंदर बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि आपके अर्थ कंडीशन में, जितनी भी आपकी अर्थ कंडीशन है उसमें वाटर हर जगह प्रेजेंट होता है। बट आपका जो वाटर होता है अर्थ पे जो प्रेजेंट है ये ख़त्म नहीं होता है, ये सर्कुलेट होता रहता है अलग अलग साइकिल्स में। जैसे कि आपकी बारिश होती है, बारिश से नीचे पानी दोबारा आ गया, अर्थ के सरफेस से दोबारा इवेपोरेशन होकर पानी उड़ जाता है और बादल में बन जाता है। इस तरह से वाटर साइकिल आपकी चलती रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? द सर्कुलेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ अर्थ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिक साइकिल। इस साइकिल के बगैर आपकी जो लाइफ है अर्थ पर वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी लाइफ सस्टेन के लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ कि आपकी साइकिल किससे स्टार्ट होती है? इवेपोरेशन से और ट्रांसपिरेशन से। ठीक है, ट्रांसपिरेशन आपका क्या होता है? जो आपके पौधों से भी जो आपके क्या होते हैं, पानी ऊपर जाता है, हवा में ऊपर बादलों में जाता है, वो प्लांट से भी जाता है। तो उस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। और इवेपोरेशन, पानी का भाप बनना, इवेपोरेशन आपका होता है। तो ये कहाँ से होता है आपका? ओशन, रिवर, लेक्स इवेपोरेट्स एंड मूव टू एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। उसके बाद जो आपके वाटर पेपर्स आपके ऊपर चले जाते हैं। देखो मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आपका डायग्राम है हाइड्रोलॉजिक साइकिल का। तो ये जैसे आपके ओशंस हैं, रिवर्स हैं, आपके प्लांट्स हैं, इनसे क्या होता है आपका वाटर वेपर बनकर ऊपर जाते हैं, ये आपके क्लाउड की फॉर्म में बन जाते हैं। अब देखिए, ये जो पेड़ पौधे हैं आपके, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि इनसे जो बनते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। जो लेक से जाते हैं इनको बोलते हैं इवेपोरेशन। यहाँ से जैसे मान लो ये नदी है आपकी, रिवर है, यहाँ से भी क्या है आपका? इवेपोरेशन। ये देखो ये प्लांट्स हैं, यहाँ से ट्रांसपिरेशन, ओशन से इवेपोरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? जब प्लांट्स के थ्रू पानी हवा में ऊपर बादलों में जाता है। इसके बाद आपके प्रेसिपिटेशन क्या है? एक तरीके से पानी का वापस आना, बारिश होना। तो ये क्या है?
प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, मतलब यहाँ से इवेपोरेशन हुआ और यहाँ से वापस पानी आ गया, इसको बोलेंगे इवेपोरेशन देन प्रेसिपिटेशन। उसके बाद इसी तरह से आपके अगर स्नो से जाता है तो ये इस तरह से जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से ये फोग वगैरह भी इसको बोला जाता है। तो इस तरह से बारिश होकर आपका ये ग्राउंड वाटर में चला जाता है। ये देखो, ये तो सॉइल है आपकी और ये क्या है आपका ग्राउंड वाटर। तो अगर मैं खुदाई माइनिंग वाली बात करूँ तो अगर आप यहाँ पर इस तरीके से माइनिंग करोगे तो यहाँ से क्या होएगा, ये जितनी भी गंदगी है सारी की सारी आपके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देती है। तो इस तरह से ये थी आपकी हाइड्रोलॉजिक साइकिल। जो पानी है वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ के लिए, और जिसे हम एक तरीके से भी कह सकते हैं वाटर इज़ लाइफ। और एक ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो 72% जो हमारा जो होता है वो वाटर से बना होता है। तो आपका अगर मैं वाटर का यूजेस लेकर चलूँ तो वो किस तरह से, कमर्शियल यूज़, डोमेस्टिक यूज़ और इंडस्ट्रियल। तो कमर्शियल यूज़ क्या होता है, जैसे कि आप होटल्स रेस्टोरेंट्स में जाते हो, ऑफिसेज में जाते हो, तो वहाँ पर जो फ्रेश वाटर आप लेते हो पीते हो तो उसे बोलते हैं कमर्शियल यूज़ ऑफ वाटर। डोमेस्टिक में जैसे घर में जो आप करते हो, ये डोमेस्टिक घर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जस्ट लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेदिंग, वॉशिंग एंड सैनिटाइजेशन। और आपका अगर इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करूँ तो जैसे कि क्लीनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इस तरह से औद्योगिकरण में जो आपका वाटर यूज़ होता है, ये क्या होता है, इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज़। इसी तरह से फसलों में जो पानी यूज़ होता है उसे इरिगेशन यूज़ बोलते हैं। लाइव स्टॉक वाटर यूज़, जैसे कि हम जानवरों को फीड करने के लिए, डेयरीज, फिश फार्म्स पे यूज़ करने के लिए जो होते हैं वो लाइव स्टॉक वाटर यूज़ होता है। माइनिंग का आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसमें भी वाटर वगैरह यूज़ होता है ताकि हम इनको, मिनरल्स को एक तरीके से साफ़ वगैरह कर सके। एनर्जी जनरेशन के लिए जैसे कि आपके हाइड्रोलिक पावर सेंटर्स होते हैं जिसमें पानी की मदद से आपकी बिजली जनरेट की जाती है, उसे बोलते हैं एनर्जी जनरेशन थ्रू वाटर। उसके बाद आता है रिक्रिएशन यूज़। तो इस तरह से क्या होता है, मतलब एक तरीके से जैसे राफ्टिंग, बोटिंग, फिशिंग, स्विमिंग जो होती है, तो ये क्या होता है, एक तरीके से आपके फ़न के लिए जो चीज़ें होती हैं वाटर बॉडीज़ में, वो क्या है, रिक्रिएशन यूज़। अब हमारा जो ओवर यूटिलाइजेशन होता है वाटर का, वो किस तरह से होता है। देखो, ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है आपका, कि ज़्यादा मात्रा में पानी का इस्तेमाल होना। तो जब आपकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होगी तो क्या होगी, आपका जितना भी यूसेज है, कंजप्शन है वाटर का, वो डिमांड बढ़ती चली जाएगी और आपके एक तरीके से ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज होगा। अगर आपके पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो आपकी एग्रीकल्चर के लिए जो हमें ज़मीन चाहिए या फिर अनाज उगाना है, उसके लिए जो हमें इरिगेशन के लिए वाटर चाहिएगा, वो भी फिर ज़्यादा चाहिएगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं आपके फैक्टर्स होते हैं, ये लगभग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होएगी तो खाने की डिमांड बढ़ेगी, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ज़्यादा बढ़ेंगी। उसके बाद है आपका क्रॉप पैटर्न। कुछ ऐसी तरह की भी आपकी क्रॉप्स होती हैं जिनमें आपका क्लाइमेट कंडीशंस ज़रूरी होता है और उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे कि आपकी राइस की होती है, ठीक है, जैसे कि पैडी। तो उसके लिए हमें क्या होता है, जो जीरी होती है वो हमें क्या करनी पड़ती है, बारिश के मौसम में लगानी होती है, क्योंकि उसमें खड़ा पानी हमें चाहिए होता है। अर्बनाइजेशन, तो जैसे जैसे हम अपने एक तरीके से शहर बना रहे जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन करते जा रहे हैं, तो उसमें आपकी लोकेलिटीज़ में वाटर रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से वहाँ पर भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन होती जा रही है, तो वो भी क्या है आपका ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। वेस्टफुल यूसेज, एक तरीके से आपका जो वाटर होता है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आपका क्या होता है कि वाटर को वेस्ट किया जाता है। जैसे कि हम नहाने जाते तो पानी खुला छोड़ देते हैं, हाथ धो रहे होते हैं तो भी हम पानी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम अपना वाटर वेस्ट, क्लीन वाटर वेस्ट ना करें। तो ये था आपका वाटर रिसोर्सेज। आज के लिए इतना ही करेंगे, इसके बाद आपका फ्लड आएगा, फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में आपका करेंगे।